नमस्कार बच्चों। आज हम राज्यपाल के बारे में अध्ययन करेंगे। गवर्नर। देखिए, आपको मालूम है भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है और जो मंत्रिपरिषद है वो राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसमें संघ की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका का जो प्रधान है राष्ट्रपति, उसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और वो राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है और वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहता है। देखिए, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं चाहिए उसके बारे में हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि संविधान का जो आर्टिकल 157 है उसके अंतर्गत कोई भी जो व्यक्ति है वो राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। आर्टिकल 158 में इसके अलावा कुछ और भी शर्तें लिखी गई हैं, जैसे राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के जो विधानमंडल है उसके किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य है तो उसके राज्यपाल नियुक्त हो जाने पर यह समझा जाएगा कि जिस दिन से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है उस दिन से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो गया है। राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल की निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा। उससे वे सभी वेतन, भत्ते, उपलब्धियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जिन्हें संसद विधि के द्वारा निर्धारित करती है। उसके वेतन तथा भत्तों में उसके कार्यकाल में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा और जो उसका वेतन है और उसके भत्ते हैं वो भारत की जो संचित निधि होती है उस पर भारित होंगे और नॉन वोटेबल होते हैं वो। देखिए, अब हम लेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं वो उसी तरह से हैं प्रधान होने के नाते, राज्य का जो प्रधान है उसके होने के नाते, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं। देखिए, कार्यपालिका शक्तियाँ। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं जिन्हें वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा संपादित करता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग वहाँ पर मंत्रिपरिषद के सहयोग से करता है, उसके परामर्श से करता है, यानी जो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रयोग करता है प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद समेत उस के सहयोग से करता है। उसी तरह से राज्य में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं और वो स्वयं ही अपने अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा संपादित करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की। वह महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों को नियुक्त करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उससे परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य सूची के जो विषय हैं उससे संबंधित होती हैं। संवर्ती सूची के जो विषय हैं उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अंतर्गत वे अपने अधिकार का प्रयोग करता है। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में वह नियमों का निर्माण करता है, मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है और उसे मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त है। राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसका एक कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत कराए। इसी तरह से विधायी शक्तियां हैं राज्यपाल के पास। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग होता है। वह व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाता है, उसको स्थगित कर सकता है और व्यवस्थापिका का जो निम्न सदन है को उसको विघटित भी कर सकता है। आम चुनाव के बाद विधानमंडल की जो पहली बैठक होती है उसमें वह एक या दोनों सदन को किसी विधेयक के संबंध में संदेश भी भेज सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर उसकी स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा भी सकता है। लेकिन अगर विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी, यानी बिल्कुल उसी तरह से शक्तियों का प्रयोग करता है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति। वह कुछ विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण के लिए वे विधेयक जो संपत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तगत करने या उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी से संबंधित हो तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसको रखा जा सकता है, उनको संरक्षित किया जा सकता है। राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल की बैठक के बीच की जो अवधि है
यानी अध्यादेश जो जब सत्र नहीं चल रहे होते हैं तो अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों का वही बल तथा प्रभाव होता है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों का होता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक भी क्रियाशील रहते हैं, और यदि 6 सप्ताह के पहले ही विधानमंडल उस अध्यादेश को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव पास कर दे तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश को रद्द या समाप्त भी समझा जाएगा। वह राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके ऐसे लोगों को उसमें से नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यवहारिक ज्ञान है। अब हम लेंगे उसकी वित्तीय शक्तियाँ। देखिए, राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत कराता है तथा उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग को स्वीकृत या अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है तथा विधानमंडल से स्वीकृति की अपेक्षा में वह इस निधि से किसी प्रकार के व्यय की अनुमति दे सकता है। इसी तरह से न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। संविधान का जो आर्टिकल 161 है उसमें कहा गया है कि जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों से संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति के दंड को राज्यपाल कम भी कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है तथा क्षमा भी कर सकता है। इसी तरह से कुछ विविध शक्तियाँ हैं राज्यपाल की। वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक जो रिपोर्ट है उसका प्रतिवेदन है और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलाना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के संबंध में सूचना भी देता है और उसकी रिपोर्ट के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। संकटकालीन स्थिति में वह राज्य के अंदर राष्ट्रपति के एक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। यानी इस तरह से राज्यपाल जो है उसकी महत्वपूर्ण शक्तियाँ का हमने अवलोकन किया है। अब हम लेंगे राज्यपाल की स्थिति क्या है, भूमिका क्या है वास्तव में, पोजीशन और रोल ऑफ द गवर्नर। देखिए, राज्यपाल जो है एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एक तरफ संवैधानिक प्रधान है और दूसरी तरफ वो एक केंद्र के एजेंट के रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। यानी संविधान द्वारा राज्यों में भी संघीय क्षेत्र के समान संसदीय शासन की व्यवस्था जो की गई है और संसदीय व्यवस्था में शासन की शक्तियाँ ऐसी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं जो व्यवस्थापिका के जो निम्न सदन है उसके प्रति उत्तरदायी हो। मंत्रिपरिषद राज्य की वार्षिक प्रधान है और राज्यपाल उसका एक संवैधानिक प्रधान। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि उन सिद्धांतों के अनुसार जिन पर राज्यों का शासन आधारित है, राज्यपाल का प्रत्येक कार्य में मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी होगी और ऐसा कार्य कोई भी कार्य नहीं करना होगा जिसके करने से उसे स्वविवेक या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़े। यानी राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष है। A.K. अय्यर ने भी इस विचार का समर्थन किया। इसी तरह से सरोजनी नायडू ने भी ये कहा था कि राज्यपाल जो है वो सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया की तरह से होता है। मतलब राज्यपाल का जो पद है उसके संबंध में ये एक विचार ये सामने आया है कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान के रूप में ही केवल उसकी भूमिका है, वो अपना कार्य करता है। लेकिन दूसरा जो पक्ष है वो ये मानता है कि राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक भी है और अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। राज्यपाल को केवल एक संवैधानिक प्रधान बताया गया है, लेकिन यदि हम विस्तृत रूप से जब अध्ययन करते हैं तो राज्यपाल को केवल एक संवैधानिक अध्यक्ष कहना एक भूल होगी। वास्तव में वह एक संवैधानिक अध्यक्ष तो है, लेकिन इससे अधिक भी कुछ और भी है। संविधान निर्माता राज्यपाल को क्या भूमिका देना चाहते थे और विविध परिस्थितियों में किस प्रकार से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, इस बात पर भी बहुत अधिक निर्भर करता है कि राज्यपाल जो है उसकी शक्तियों का किस रूप में वो प्रयोग कर पाया है या उसकी स्थिति किस प्रकार की है।
देखिए, संविधान सभा में जो वाद विवाद हो रहा था तो उसके अध्ययन से तो नितांत स्पष्ट हो गया था कि संविधान निर्माताओं की धारणा के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण भी हो सकती है। राज्य शासन में उसकी शक्तियां वास्तविक न होते हुए भी राज्य शासन में उसका स्थान बहुत अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित होगा। यह दलगत राजनीति से ऊपर होने के कारण निष्पक्ष होता है। पद और राज्य के जो वास्तविक शासक हैं यानी मंत्रीगण सदैव ही चूँकि आवश्यकता के अनुसार उससे मंत्रणा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उसकी मंत्रणा इस संबंध में महत्वपूर्ण मानी जाएगी। अपने निर्दलीय व्यक्तित्व के आधार पर राज्यपाल राज्य के शासन की ढुलमुल और अस्थायी जो राजनीति है उसमें स्थायित्व और स्थिरता लाने की स्थिति में होता है। यदि राज्यपाल प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला और कार्यशील व्यक्ति हो तो वह विरोधी पक्ष और मंत्रिमंडल के बीच अनेक मतभेदों को दूर करने में सहायक भी सिद्ध हो सकता है। अब हम लेंगे राज्यपाल की कुछ स्वविवेकी भी शक्तियां हैं। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति को यदि हम लेते हैं, देखिए राज्यपाल का पहला कार्य जो होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है। और यदि राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और बहुमत वाले राजनीतिक दल ने अपना नेता चुन लिया है, तब तो फिर राज्यपाल के लिए जरूरी हो जाता है कि उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करे। लेकिन यदि राज्य की विधानसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं है या बहुमत वाले दल में नेता पद के लिए एक से ज़्यादा दावेदार हो गए हैं, तो फिर इस संबंध में राज्यपाल अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में वह स्वयं राज्यपाल के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में एक स्थायी सरकार का गठन किया जा सकता है। इसी तरह से मंत्रिमंडल को भंग करने की स्वविवेकी शक्ति है राज्यपाल के पास। राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। अब राज्यपाल जो है उसके सामने कई प्रकार की स्थितियां आ जाती हैं जब वो मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकता है। जैसे यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने या विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिए कह सकता है। इसी तरह यदि किसी मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल त्यागपत्र न दे तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। ऐसी स्थितियां हम समय समय पर देखते हैं। यदि मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा हो या उसकी नीतियों से राज्य या देश को खतरा हो, तो उसके द्वारा केंद्र और राज्य में संघर्ष की भी स्थिति को जन्म मिल रहा हो, तब भी मंत्रिमंडल को पदच्युत किया जा सकता है। तो इस तरह से वो अपनी मंत्रिमंडल को भंग करने की जो शक्ति है उसका प्रयोग कर सकता है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, सामान्य रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। और ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर कि तुरंत यदि उसको लगता है कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर कि तुरंत विचार किया जाना चाहिए, तो फिर आर्टिकल 174 के अंतर्गत वह विधानसभा के अधिवेशन की कोई भी तिथि निश्चित कर सकता है और इस संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस तरह से विधानसभा के अधिवेशन को बुलाने के संबंध में भी वो अपनी शक्तियों का स्वविवेक की जो शक्तियाँ हैं उसको उपयोग में ला सकता है। इसी तरह से विधानसभा को भंग करने के संबंध में यानी विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा को भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है या मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना भी विधानसभा को भंग कर सकता है। ऐसे उदाहरण बहुत सामने आते रहते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। ये जो दूसरा पक्ष है कि संवैधानिक अध्यक्ष है और एक है राज्य के प्रतिनिधि के रूप में। तो हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। एक तरफ वो राज्य का प्रधान है और वो भारत में संघीय सरकार का दूसरी तरफ वो भारत में संघीय सरकार का एक प्रतिनिधि है या एजेंट है। भारतीय चूँकि संविधान निर्माता एक ऐसी संघीय व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिससे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की धारणा के आधार पर केंद्र और राज्य में सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित हो सके और प्रशासनिक एकरूपता तथा राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और उसके द्वारा राज्यपाल पद की व्यवस्था इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक साधन के रूप में
की गई। इसी तरह से आर्टिकल 256, 257 इसमें भी कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्यों की कार्यपालिकाओं को आवश्यक निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व की सड़कों या संचार साधनों की रक्षा का भार सौंपा जा सकता है। और आर्टिकल 258 के अंतर्गत बतलाया गया है कि केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्य राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रकार के दिशा निर्देश राज्यपाल के माध्यम से ही दिए जाते हैं और राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह देखे कि राज्य सरकार इन दिशा निर्देशों के आदेशों की पालना कर रही है या नहीं कर रही। यदि राज्य मंत्रिमंडल केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करता तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को चेतावनी दे सकता है तथा इसे संविधान के विरुद्ध कार्य मानकर आर्टिकल जो 356 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट की रिपोर्ट दे सकता है। जब कभी केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी कार्यक्रम को अपनाया जाता है तो राज्यपाल पर यह भार आ जाता है कि वह देखे कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ भी रही है या नहीं बढ़ रही है। इसी तरह राज्यपाल का महत्वपूर्ण कार्य है कि राज्य के संबंध में राष्ट्रपति को समय समय पर रिपोर्ट भेजता रहे। अपनी ओर से सुझाव भी दिए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करते समय संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है और इस दृष्टि से उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये देखना हो जाता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। इसी तरह आर्टिकल 200 जो है उसके अंतर्गत बतलाया गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। आर्टिकल 213 जो है उसमें भी बतलाया गया है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में देखता है कि राज्य सरकार संकीर्ण प्रांतीयतावाद को न अपनाकर समस्त संघ के हितों में कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए, संविधान निर्माताओं के द्वारा संभवतः सोचा गया था कि पहले तो कि राज्यपाल की प्रथम जो भूमिका है यानी राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में और दूसरी उसकी भूमिका केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में होगी, लेकिन व्यवहार के अंतर्गत अनेक बार राज्यपालों ने अपनी जो द्वितीय भूमिका है उसको अधिक महत्ता दे दी है। ऐसा व्यवहार में देखा गया है। जब केंद्र में एक राजनीतिक दल की सरकार हो और राज्य में किसी दूसरे विरोधी राजनीतिक दल की सरकार हो या कुछ विरोधी दलों की मिलीजुली सरकार होती है तो इस प्रकार के दर्शन ज़्यादा होते हैं। व्यवहार के अंतर्गत जब कभी राज्यपाल की इन दोनों भूमिकाओं में परस्पर विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये भी देखा गया है कि तब राज्यपाल ने केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में ही अपनी भूमिका को ज़्यादा निभाया है। विरोधी दल तो सामान्य रूप से शिकायत करते ही रहते हैं कि केंद्र का शासक दल राज्यपाल पद का उपयोग अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो यानी अंत में अब हम ये कहेंगे कि चूँकि संसदीय शासन व्यवस्था है हमारे यहाँ और संसदीय शासन व्यवस्था में को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए तथा केंद्र राज्य संबंधों को अच्छी स्थिति में लाने के लिए या स्वस्थ स्थिति प्रदान करने के लिए या बनाए रखने के लिए राज्यपाल पद पर नियुक्ति और पदधारी के आचरण के संबंध में निश्चित परंपराओं को अपनाया जाना अत्यधिक आवश्यक है। तो इस तरह से बच्चों राज्यपाल के पद के संबंध में हमने अध्ययन किया कि उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल की भूमिका क्या है और स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल किस प्रकार से करता है। थैंक यू बच्चों।